आज का अपना टॉपिक है आरएच फैक्टर। ब्लड की अपन बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। अपन ने कुछ बात आरएच फैक्टर की भी कर ली थी। ब्लड के कंपोनेंट्स की अपन ने बात कर ली थी। ब्लड ग्रुप की अपन ने बात कर ली थी और उसके बाद में अपन आरएच फैक्टर की भी कुछ चर्चा कर ली थी। आज अपन आरएच फैक्टर के बारे में कुछ डिटेल स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आरएच फैक्टर होता क्या है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर एंड वीनर। लैंडस्टीनर और वीनर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक मंकी रिसस मंकी की आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन की खोज की। ठीक है, लैंडस्टीनर एंड वीनर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन लैंडस्टीनर एंड वीनर नामक वैज्ञानिक ने रिसस मंकी की आरबीसी पर एक एंटीजन की खोज की और उस एंटीजन को इन्होंने नाम दिया आरएच एंटीजन या कहें आरएच फैक्टर। ओके, दोबारा सुनिएगा। लैंडस्टीनर एंड वीनर नामक वैज्ञानिक ने रिसस वानर की आरबीसी पर एक एंटीजन की खोज की और उस एंटीजन को क्या नाम दिया? आरएच नाम दिया। उसके बाद में ये आरएच एंटीजन ह्यूमन की आरबीसी पर भी देखा गया। ह्यूमन आरबीसी जो है, ह्यूमन आरबीसी मतलब मनुष्य की जो आरबीसी है, उस मनुष्य की आरबीसी पर भी यही एंटीजन देखा गया। ओके, तो जिन मनुष्यों की आरबीसी पर ये आरएच एंटीजन पाया जाता है, उन्हें तो कहा जाता है आरएच पॉजिटिव। जिन मनुष्यों की आरबीसी पर आरएच पॉजिटिव एंटीजन पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। जिन मनुष्यों की आरबीसी पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। और जिन मनुष्यों की आरबीसी पर आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है, उसे क्या कहा? उसे आरएच नेगेटिव कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? आरएच नेगेटिव कहेंगे। ओके, दोबारा सुनो। जिन मनुष्यों की आरबीसी पर जिन मनुष्यों की आरबीसी पर आरएच एंटीजन पाया जाता है या उपस्थित होता है, उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। ओके, ये तो आरएच पॉजिटिव की बात है। और जिन मनुष्यों की आरबीसी पर आरएच एंटीजन अनुपस्थित होता है, उन्हें आरएच नेगेटिव कहा जाता है। ओके, अपन ने आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव की बात की है।
कि जिन मनुष्यों की आरबीसी पर RH एंटीजन पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है, और जिन मनुष्यों की आरबीसी पर RH एंटीजन एब्सेंट होता है उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें कि विश्व में RH पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या लगभग 85% है। एक विश्व की बात करें तो विश्व में RH पॉजिटिव व्यक्ति कितने हैं? लगभग 85% RH पॉजिटिव व्यक्ति, और विश्व में RH नेगेटिव व्यक्तियों की बात करें तो लगभग 15% व्यक्ति विश्व में कौन से हैं? RH नेगेटिव फैक्टर वाले। तो अपने विश्व की बात करें तो विश्व में RH फैक्टर या विश्व में जो 85% लोग हैं उन 85% लोगों की आरबीसी पर RH एंटीजन मौजूद है, तो उन्हें अपन RH पॉजिटिव व्यक्ति कहेंगे। और लगभग 15% लोग ऐसे हैं विश्व में जिनकी आरबीसी पर RH एंटीजन एब्सेंट होता है, उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। अगर बात करें अपन इंडिया की, भारत की बात करें तो भारत में RH पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो भारत में लगभग 93% लोग जो हैं वो RH पॉजिटिव वाले हैं, और भारत में RH नेगेटिव व्यक्तियों की बात करें तो RH नेगेटिव व्यक्ति है लगभग 60% लोग जो हैं वो RH नेगेटिव वाले हैं। ओके, ये एक डाटा है जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि भारत विश्व में लगभग 85% आबादी RH फैक्टर के मनुष्यों की है, और लगभग 15% आबादी RH नेगेटिव मनुष्यों की। ये तो विश्व की बात हुई। बात करें अगर इंडिया की, अपने भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग 93% लोग RH पॉजिटिव वाले हैं, और 7% लोग की बात करें तो वो RH नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की है विश्व और भारत की, उसके आंकड़ों की अपन ने चर्चा की है। RH फैक्टर, RH पॉजिटिव क्या होता है, RH नेगेटिव क्या होता है, इसकी अपन ने बात की। नेक्स्ट बात करें कि RH सिस्टम जो होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। RH सिस्टम की बात करें तो वहां एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यदि किसी RH नेगेटिव व्यक्ति को प्रथम बार, अगर मान लीजिए कि कोई भी RH नेगेटिव का कोई व्यक्ति है और इसको प्रथम बार RH पॉजिटिव ब्लड अगर चला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन सेकेंड बेबी की बात करते हैं तो वो वहां पर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना अपने को करना पड़ेगा। क्या पड़ेगा उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यदि किसी RH नेगेटिव व्यक्ति को प्रथम बार, पहली बार RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड दिया जाए तो प्रथम संचरण जो होगा, प्रथम जो ट्रांसफॉर्मेशन की अपन बात करते हैं, ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी एक्विजिशन की जो क्रिया होगी, एंटीजन एंटीबॉडी
एंटीजन एंटीबॉडी एगुलेटेशन, एंटीजन एंटीबॉडी एगुलेशन की जो क्रिया होगी वो नहीं होगी। एंटीजन एंटीबॉडी एगुलेशन की जो क्रिया है वो वहां पर नहीं होगी, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी के स्कंदन की जो क्रिया है वो वहां पर नहीं होगी। लेकिन यदि उसी ग्राही को दोबारा RH पॉजिटिव का ब्लड दिया जाए तो एंटीबॉडी की संख्या अधिक होने के कारण एंटीबॉडी एंटीजन एगुलेशन की क्रिया होगी, जिससे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, दोबारा सुनना कि यदि RH नेगेटिव व्यक्ति, कोई भी RH नेगेटिव व्यक्ति है, या अपन ये कहें कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसको अगर RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड उसको चढ़ाया जाता है तो पहला जो बच्चा उत्पन्न होगा तो वो तो वहां पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एंटीजन जो है यहां पर RH एंटीजन, RH एंटीजन जब इसको दिया जाएगा तो इस एंटीजन के खिलाफ यहां पर क्या बनेगी, एंटीबॉडी निर्मित होगी। तो ये एंटीबॉडी जो निर्मित होगी, इस एंटीबॉडी के निर्माण की जो क्रिया होती है वह क्या होती है, काफी धीमी होती है। इस एंटीबॉडी के निर्माण की क्रिया काफी धीमी होती है जब तक पहला बच्चा जन्म ले लेता है। या अपन बच्चे की बात ना करके अपन यहीं पर अगर बात कर लें कि अगर RH नेगेटिव व्यक्ति जो कोई है उसको RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा कि पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं कि आपने चढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है और एंटीबॉडी नहीं है तो कोई क्रिया नहीं होने वाली। लेकिन जब दूसरी बार फिर अपन वही गलती कर रहे हैं कि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का ब्लड अगर चढ़ा रहे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि चूंकि वहां पर एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है, वहां पर पहले से एंटीबॉडी जो है एकत्रित हो चुकी है, अब पहले से एंटीबॉडी निर्मित हो चुकी है, आपने एंटीजन वहां पर दिया है क्या, RH, तो क्या होगा कि इसके खिलाफ क्रिया होगी और एंटीजन एंटीबॉडी एगुलेशन की क्रिया होगी। एंटीजन एंटीबॉडी एगुलेशन मतलब सम्मोहन, इसको हम कह सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी समूह, या हम कहें स्कंदन। क्या पहली बार में नहीं होगी, दूसरी बार में हो जाएगी, और जब दूसरी बार में होगी ब्लड क्लॉट हो गया तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। दोबारा इसमें ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजन मत रखना इसमें कि जब RH नेगेटिव फैक्टर के व्यक्ति को RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो प्रथम बार स्थिति सामान्य रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को दोबारा से RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जाता है तो क्या होगा कि इसमें एंटीबॉडी निर्मित हो जाती है, इसको चढ़ाने के बाद एंटीबॉडी निर्मित हो जाएगी। तो एंटीबॉडी यहां पहले से क्या है, मौजूद है, और जब यहां पहले से अगर एंटीबॉडी मौजूद है तो इसके खिलाफ क्या होगा, यह एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी क्रिया करेगी और एंटीजन एंटीबॉडी एगुलेशन की क्रिया होगी, और जिसके कारण से जो व्यक्ति होगा उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। ओके, ये तो बात की हमने अगर RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव का ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो। बाद में आगे बात करते हैं आगे हम चर्चा करते हैं कि यदि RH नेगेटिव कोई
इसकी शादी कर दी जाती है RH पॉजिटिव मेल के साथ। यदि RH नेगेटिव, कौन है? फीमेल। ये कौन होगी? फीमेल। और इसकी शादी कर दी जाती है RH मेल, RH फैक्टर किसके साथ में? पुरुष के साथ में शादी। और इससे उत्पन्न होने वाला जो बेबी होगा, जो एम्ब्रियो होगा, RH पॉजिटिव। अब ऐसी जो क्रिया होगी कि जब RH नेगेटिव पुरुष की शादी कर दी जाएगी, किसके साथ में? RH नेगेटिव फीमेल की शादी RH पॉजिटिव मेल के साथ में। मतलब मादा जो है वो तो कैसी है? नेगेटिव है, और ये कैसा है? नर कैसा है? पॉजिटिव। दोनों की शादी है, और दोनों की शादी होने से उनके बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, या अपन ये कहें कि उसकी माता जो है, उस माता के गर्भ के अंदर भ्रूण का निर्माण होगा। अब आपको पता होगा कि माता के गर्भ में जब तक भ्रूण रहता है तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है, भ्रूण को पोषण जो मिलेगा, वो पोषण कहां से मिलता है? माता से। भ्रूण को जो पोषण मिलेगा वो कहां से मिलेगा? माता से मिलेगा। और माता से पोषण किस प्रकार, किस मार्ग से होता हुआ मिलेगा? प्लेसेंटा से। ओके, भ्रूण को पोषण कौन प्रोवाइड करेगा? माता। और माता प्लेसेंटा के द्वारा, और किस माध्यम से? रुधिर। जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको लाने ले जाने का काम कौन करता है? रुधिर। चूंकि आपको यह भी पता होगा कि अगर एक एम्ब्रियो की हम बात करें तो उस एम्ब्रियो में लंग्स का फॉर्मेशन, लंग्स जिसको हम फेफड़े कहते हैं, इनका फॉर्मेशन एम्ब्रियो में लगभग 7 माह बाद होता है। इसलिए, और फेफड़े क्या काम करते हैं? शुद्ध करने का। किसको शुद्ध करेंगे? ब्लड को शुद्ध करने का काम। तो भ्रूण के अंदर तो लंग्स है नहीं, फेफड़े निर्मित नहीं है, या अपन ये कहें कि वेल डेवलप नहीं हुए, तो इसलिए इसके अंदर जो क्रिया जो की जाएगी, ये कौन करता है? माता। तो जब वो माता के गर्भ के अंदर वो है, यहाँ पर गर्भाशय में है कौन? RH पॉजिटिव। तो क्या होगा? यहां से जो ब्लड आएगा, अब ये तो कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो माता के ब्लड से, माता के ब्लड से किसके ब्लड में जाएगा? भ्रूण के ब्लड में। क्या ये RH नेगेटिव है? तो RH नेगेटिव जो है वो माता अपना ब्लड जो कहां भेजेगी? भ्रूण में। ठीक है, माता से कहां गया ब्लड? माता से ब्लड कहां गया? कहां गया? भ्रूण में। अब ये कैसे है? नेगेटिव, और भ्रूण कैसा है? पॉजिटिव। मतलब इसका ब्लड कैसा है? नेगेटिव है, इसका ब्लड कैसा है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे, ठीक, तो क्या होगा कि जब ये आपस के अंदर क्रिया करेंगे तो पहला जो शिशु होगा वो पहला शिशु तो नॉर्मली रूप से जन्म लेगा। इसके खिलाफ जो है भ्रूण के अंदर एंटीबॉडी निर्मित होगी, और ये जो एंटीबॉडी के निर्माण की जो क्रिया हम बात कर रहे हैं, चलिए माता जो है उस माता में की बात कर रहे हैं, वहां पर नेगेटिव है, इसकी बात कर रहे हैं पॉजिटिव है, और ये जो है वो यहां पर जाएगा, तो क्या होगा कि यहां पर एंटीबॉडी जो है वो निर्मित हो जाएगी, इसके खिलाफ यहां पर एंटीबॉडी निर्मित हो जाएगी। भाई भ्रूण का ब्लड भी माता में गया, माता का ब्लड भी भ्रूण में है,
शुद्धिकरण की क्रिया हो रही है तो एम्ब्रियो में तो होगी नहीं शुद्धिकरण की क्रिया, क्योंकि वहां पर लंग्स जो है, फेफड़े जो है वो डेवलप नहीं है। तो माता का ब्लड जो अशुद्ध रुधिर होगा बच्चे का, वो कहाँ जाएगा? माता में जाकर शुद्ध होगा और माता से शुद्ध ब्लड आएगा। तो यहाँ पर इस माता में क्या होगा? यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण चालू हो जाएगा। तो पहला जब शिशु निर्मित होगा वो तो कैसा होगा? सामान्य होगा। सामान्य क्यों होगा? कि यहाँ पर एंटीबॉडी के निर्माण की जो क्रिया है, एंटीबॉडी निर्माण की क्रिया काफी धीमी होती है। कैसी होती है? काफी धीमी होती है। तो जब तक एंटीबॉडी बनते हैं तब तक क्या हो जाएगा कि प्रथम जो शिशु होगा उस प्रथम शिशु का तो निर्माण हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, प्रथम शिशु का जन्म हो जाएगा, प्रथम शिशु सामान्य बनेगा। लेकिन अगर द्वितीय शिशु की बात करें कि उसी फीमेल की अगर मान लीजिए कि सेकंड बेबी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि चूंकि पहला जब शिशु उत्पन्न हुआ था, पहला शिशु ने जब जन्म लिया था, तो इसके शरीर में एंटीबॉडी निर्मित हो चुकी थी। क्या हो गया था? एंटीबॉडी निर्मित हो चुकी थी। तो अब जैसे ही दूसरा शिशु उसके गर्भ धारण, माता जब गर्भ धारण करेगी तो दूसरे शिशु का डेवलपमेंट होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एंटीजन एंटीबॉडी एग्रेशन की क्रिया होगी और द्वितीय शिशु होगा उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। द्वितीय जो शिशु होगा उस द्वितीय शिशु की वहां पर क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। ओके, क्यों हो सकती है? क्योंकि द्वितीय शिशु जो है उसके अंदर आरबीसी जो है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। दोबारा सुनिए कि RH नेगेटिव कोई भी स्त्री है और RH नेगेटिव स्त्री की शादी अगर RH पॉजिटिव पुरुष के साथ की जाती है, तो जब RH पॉजिटिव एम्ब्रियो का निर्माण का विकास होगा तो RH फैक्टर के प्रति ये सुग्राही होगी। और जब भ्रूण से ब्लड फीमेल में पहुंचता है, जब जो भ्रूण होगा उस भ्रूण से ब्लड जो है वो कहां जाएगा? भ्रूण से ब्लड कहां जाएगा? माता में जाएगा। जब भ्रूण से ब्लड माता में पहुंचता है, फीमेल में पहुंचता है, तो फीमेल में इस RH फैक्टर के प्रति, फीमेल में तो RH फैक्टर है, तो भ्रूण एम्ब्रियो में क्या है? RH फैक्टर प्रेजेंट। कौन सा? RH फैक्टर पॉजिटिव, इसीलिए बताया है तो RH फैक्टर प्रेजेंट। तो जब भ्रूण से RH फैक्टर माता के ब्लड में जाएगा, भ्रूण के ब्लड से RH एंटीजन जो होगा वो माता के ब्लड में जब जाएगा, तो क्या होगा? इस माता के ब्लड में यहां पर किसका निर्माण चालू हो जाएगा? यहां पर एंटीबॉडी का निर्माण चालू हो जाएगा। ओके, ओके। और जब एंटीबॉडी का निर्माण यहां चालू हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इसके एंटीबॉडी के निर्माण की क्रिया जो है वो काफी धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे निर्माण होता है। तो जब तक एंटीबॉडी का निर्माण होगा तब तक प्रथम शिशु का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, प्रथम शिशु का जन्म हो जाएगा। और जब सेकेंड शिशु का जो विकास होगा उसके समय माता के शरीर में जो एंटीबॉडी होती है वो कहां जाती है? भ्रूण में। क्योंकि पहला जब शिशु हुआ तो पहले शिशु का जब जन्म हुआ उस टाइम उस शिशु के खिलाफ एंटीबॉडी बनी थी। अब वो शिशु ने तो जन्म ले लिया, लेकिन माता के ब्लड में एंटीबॉडी तो बन गई ना। अब क्या होगा कि जब दूसरा शिशु जब जन्म लेगा, सेकंड बेबी जो होगा, वो सेकंड बेबी जब जन्म लेगा तब क्या होगा? जो भ्रूण होगा, माता ने गर्भ धारण किया, भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करेगा? माता। तो माता के ब्लड से यहां पर पोषक पदार्थ है, तो माता के में पहले क्या बन गई? यहां पर
एंटीबॉडी निर्मित हो चुकी है। क्या निर्मित हो चुकी है? एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी उस ब्लड के द्वारा कहाँ आ जाएगी? भ्रूण में आ जाएगी। और जब भ्रूण में एंटीबॉडी आ जाएगी और यहाँ पर क्या मौजूद है? RH एंटीजन मौजूद है। क्या मौजूद है? RH एंटीजन मौजूद है। अब एंटीबॉडी यहाँ पर आएगी तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य क्या होगा? एग्रीगेशन की क्रिया होगी, समूहन की क्रिया होगी। और क्या होगा कि भ्रूण की जो आरबीसी है वो भ्रूण की आरबीसी डैमेज हो जाएगी। और जब भ्रूण की आरबीसी डैमेज हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि उस शिशु की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, शिशु की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे जो ये कंडीशन होती है उसको कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटलिस। इसको क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटलिस कहा जाता है। ये जो क्रिया होगी इसको क्या कहेंगे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटलिस कहा जाता है। और ये जो बच्चा है इस बच्चे को कहा जाता है रिसस बेबी। इस बच्चे को क्या कहा जाता है? रिसस बेबी कहा जाता है। ओके, तो पूछा गया कि जब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटलिस क्या है? ये है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटलिस कि जब RH से नेगेटिव स्त्री की शादी RH पॉजिटिव पुरुष के साथ हो जाती है और RH पॉजिटिव भ्रूण का निर्माण होता है, तब पहला जो शिशु होता है वो तो सामान्य हो जाता है, क्योंकि भ्रूण स्त्री की बात करते हैं उसमें एंटीजन होता नहीं, भ्रूण के अंदर एंटीजन मौजूद है RH, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बनती है लेकिन एंटीबॉडी बनने की क्रिया काफी धीमी होती है। तो जब तक एंटीबॉडी बनेगी तब तक पहले शिशु का जन्म हो चुका होता है। लेकिन जब दूसरी शिशु जो होगा, दूसरे शिशु का जब निर्माण होगा या दूसरे शिशु का जो डेवलपमेंट होगा, तो चूंकि माता का जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडी पहले निर्मित हो चुकी थी। कब निर्मित हो गई थी? जब पहला बच्चा जन्म लिया था तब निर्मित हो गई थी। तो अब जब इसके साथ में वापस संबंध स्थापित होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, तो उसमें पहले से एंटीबॉडी मौजूद है और वो जो एंटीजन के साथ क्रिया करेंगी और समूहन की क्रिया करेंगे जिससे उस भ्रूण की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये जो क्रिया है, ये जो घटना है, इस घटना को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटलिस कहा जाता है। और ये जो बच्चा है, ये जो बेबी है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रिसस बेबी कहा जाता है। जो बच्चा उत्पन्न होगा मृत, उसको अपन रिसस बेबी अपन उसको कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा कि कोई स्त्री होती है उसके जैसे मान लीजिए एक बच्चा उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद में कई बार सुना होगा कि डॉक्टर्स जो है उसको दूसरे बच्चे के लिए एडवाइस नहीं देते। ये कहते हैं कि आप एक बच्चा, अगर दूसरा बच्चा जो है वो जन्म लेगा तो रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो उसको मना किया जाता है ना। डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं? उसको मना करते हैं कि आपको दूसरा बच्चा जन्म नहीं देना है। अगर आपने दूसरा बच्चा जन्म दिया तो बहुत ही क्रिटिकल केस होगा, रिस्क वाली कंडीशन होगी, तो डॉक्टर्स जो है उसको मना ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स जो है पहला बच्चे ने जब जन्म लिया है तो ये क्रिया देख लेंगे, उसके अंदर ये क्रिया हो गई है कि सब एंटीजन एंटीबॉडी एग्रीगेशन की क्रिया होना चालू हो गई है, तो जब दूसरे बच्चे का जब जन्म होगा तो ये क्रिया देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, शादी ब्याह हो तो कुंडली मिलाओ ना मिलाओ, लेकिन RH फैक्टर मिला नहीं, है ना। RH से नेगेटिव जो स्त्री है, देख लेना कि जब RH नेगेटिव स्त्री और RH पॉजिटिव, तो अगर शादी करनी हो तो पहले RH फैक्टर मिला लेना कि अगर लड़की RH नेगेटिव है, लड़का RH नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये लड़का RH पॉजिटिव है, लड़की भी पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लड़का RH पॉजिटिव है, लड़की RH नेगेटिव है तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर लड़की RH नेगेटिव है, लड़का RH पॉजिटिव है तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर आ जाए
कि कौन सी शादी वैध होगी, या कौन सी शादी की अपन बात करें तो कौन सी शादी कौन सी मैरिज जो है वो आसानी से आगे तक चल सकती है, मतलब जब जनरेशन उत्पन्न होगी, एक बच्चा होगा तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये वाली जो है वो थोड़ी क्रिटिकल केस होगा। आरएस नेगेटिव फीमेल की शादी अगर आरएस पॉजिटिव मेल के साथ होगी तो क्रिटिकल कंडीशन है। बाकी ये चलने वाली बात है, अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ रहा है तो कोई खास बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों का नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पुरुष का पॉजिटिव है महिला का नेगेटिव है, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। पुरुष का अगर नेगेटिव है महिला का पॉजिटिव है तो ज्यादा समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब बात यह है कि मान लीजिए इसका कोई बचाव भी हो सकता है क्या? हाँ, बचाव देखिए हर चीज के होते हैं। क्या बचाव है इसका, उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, या तो शिशु का पूरा ही ब्लड हटा दिया जाए, पूरा का पूरा ब्लड जो है वही एम्ब्रियो का जो पूरा ब्लड होगा उसी को चेंज कर दिया जाए, या फिर एक इंजेक्शन आता है आईजीजी या आईजी0 भी कहा जाता है, इसका अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो कुछ से बचाव जो है वो किया जा सकता है। यही तरीके हैं इसके, बाकी इसका कोई भी तरीका जो है वो नहीं है। ओके, तो ये जो बात की अपन ने बात की है किसके, आरएच फैक्टर की अपन ने चर्चा की है, और ये संबंध की बात करते हैं आरएच नेगेटिव फीमेल और आरएच पॉजिटिव मेल में संबंध, या कह सकते हो आरएच नेगेटिव फीमेल और आरएच पॉजिटिव भ्रूण में संबंध भी अपन कह सकते हैं इसको, अपन ये भी बोल सकते हैं आरएच नेगेटिव फीमेल एंड आरएच पॉजिटिव एम्ब्रियो में रिलेशन या संबंध, ये बात अपन कर सकते। क्लियर? ये आपका आरएच फैक्टर का टॉपिक। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट टॉपिक अपना ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है रुधिर स्खलन। रुधिर स्खलन टॉपिक है अपना ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर स्खलन। देखिए क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग, उसकी अपन बात अपन कह सकते हैं कि शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई चोट लग जाती है, शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर वहां का टिश्यू डैमेज हो जाता है, वहां का ऊतक डैमेज हो जाता है, जिसके कारण उस भाग से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ ही समय बाद जहां से ब्लड निकलने लगा वहां पर एक जेली आवरण सा जमा होने लग जाता है, या यूं कहें कि धीरे धीरे ब्लड जो है वो अपने आप ही क्या होने लग जाता है,
रुक जाता है और जो जहां से चोट लगी है, घाव हुआ है, उस घाव वाले स्थान के ऊपर एक जेली सा आवरण जो आ जाता है। मतलब वहां पर जो ब्लड है वो अपने को थोड़ा जमा हुआ दिखाई देता है, उसी को कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग, कि रक्त जो है वो क्या हो गया, वहां पर जमा हो गया। ठीक है, रक्त का स्कंदन वाली क्रिया हो गई है, उसी को क्या कहते हैं अपन, ब्लड क्लॉटिंग अपन कहते हैं। ओके, तो दोबारा सुन लीजिए कि शरीर के किसी चोटग्रस्त भाग, या ये कहें कि शरीर के किसी भाग के चोटग्रस्त होने पर इस भाग में उपस्थित ऊतक की ब्लड सेल्स तथा वाहिनियां टूट जाती हैं। दोबारा सुनो, शरीर के किसी भाग के चोटग्रस्त होने पर इस भाग में उपस्थित ऊतक की ब्लड सेल्स तथा वाहिनियां टूट जाती हैं, जिससे रुधिर बाहर निकलने लगता है और थोड़ी देर में अपने आप ही स्वतः ही बंद हो जाता है। यहां पर ब्लड एक जेली समान गाढ़ पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ब्लड का क्लोट कहा जाता है, जिसे ब्लड का क्लोट कहा जाता है, रक्त का थक्का कहा जाता है, जिसे ब्लड का क्लोट कहा जाता है या रक्त का थक्का कहा जाता है। और यह क्रिया ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। कई बार क्या होता है कि बिना चोट के भी सामान्यतः रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जम जाता है, जिसे थ्रोम्बस कहा जाता है। कई बार चोट भी नहीं होती है, फिर भी रुधिर वाहिनियों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसे थ्रोम्बस कहा जाता है। और रुधिर वाहिनियों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रिया होती है उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया होती है उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और रुधिर वाहिनियों में जो गतिशील थक्का होता है, गतिशील थक्का, इस गतिशील थक्के को क्या कहा जाता है, एम्बोलस कहा जाता है, एम्बोलस कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, एम्बोलस कहेंगे। ओके, तो ये चर्चा की अपने ब्लड क्लॉटिंग। दोबारा सुन लीजिएगा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम कह सकते हैं कि शरीर के किसी भाग के चोटग्रस्त हो जाने पर, शरीर के किसी भाग के चोटग्रस्त हो जाने पर उस जगह के ब्लड सेल्स और वाहिनियां टूट जाती हैं, जिससे उस भाग से रक्त बहने लगता है, ब्लड बहने लगता है, और कुछ ही समय में वो ब्लड बहना स्वतः ही बंद हो जाता है और उस चोटग्रस्त भाग पर एक जेली समान आवरण बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लड का क्लोट कहा जाता है, रक्त का थक्का कहा जाता है। और ये रक्त के थक्के बनने की जो क्रिया है उसको ब्लड क्लोटिंग कहा जाता है। रक्त का थक्का बनने की जो क्रिया है, उस रक्त के थक्के बनने की क्रिया को ब्लड क्लोटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, कई बार क्या होता है कि कोई चोट नहीं लगती है, फिर भी रक्त वाहिनियों में
थक्का जम जाता है, जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और रक्त वाहिनियों में थक्का जमने की क्रिया जो होती है उसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। और अगर वो वहां पर गतिशील होता है रक्त वाहिनियों में तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसे एम्बोलस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि रक्त का थक्का जमने में या रक्त स्कंदन में काम आने वाले फैक्टर देखिए लगभग 13 फैक्टर हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आए। अभी अपन ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे उससे पहले अपन इन 13 फैक्टर की बात करेंगे। ये जो 13 फैक्टर हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब 12 फैक्टर को मान्य कहा गया है। फैक्टर नंबर 6, फैक्टर 6 जो एसिलेरिन है, एसिलेरिन, इसको अब मान्यता नहीं है, इसको अब हटा दें। इसलिए अब वर्तमान परिदृश्य में अपन कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में 12 जो फैक्टर हैं वो काम में लिए जाते हैं। और इन कारकों के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इन कारकों के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर के सिंथेसिस के लिए पोटेशियम जो है, उस पोटेशियम की क्या होती है? जो तत्व है, आवश्यक तत्व है, वो कौन सा है? पोटेशियम, उसकी आवश्यकता होती है। और इनमें भी अगर फैक्टर 8 की बात की जाए, फैक्टर 8 की अगर बात की जाए तो वो है आपका हीमोग्लोबिन, हीमोफिलिक फैक्टर है। और जिसकी कमी से हीमोफीलिया हो जाता है। कौन सा फैक्टर है? हीमोफिलिक फैक्टर है। और अगर किसी व्यक्ति में ये फैक्टर कम हो जाए तो उसमें एक रोग हो जाता है, कौन सा? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया जो होता है वो अक्स गुणसूत्र पर बताया जाता है, इसलिए किसमें होता है? फीमेल में होता है। और जिन प्राणियों में, जिन फीमेल में हीमोफीलिया होता है उनमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, या ब्लड क्लॉटिंग में काफी अधिक समय जो होता है वो लगता है। तो हीमोफीलिया किसके कमी के कारण? हीमोफिलिक फैक्टर के कारण से ऐसा होता है। और ये जो रक्त का थक्का जो जमेगा, उस रक्त के थक्के जमने में लगभग 2 से 5 मिनट का समय लगता है। रक्त का थक्का जम 2 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया रोग है तो उसके अंदर रक्त का थक्का जमने में काफी अधिक समय जो है वो लगता है। ठीक, तो हीमोफीलिया में अगर बात करें तो ये फीमेल होती हैं वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होती है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम है, एक्स गुणसूत्र की बात करते हैं, उसके ऊपर ये पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर बात की जाए तो रक्त स्कंदन जो होगा वो अगर ब्लड जो है उसमें MgSO4 की बात करें तो MgSO4 के कारण से भी ब्लड क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या काम करता है? ये फाइब्रिन को रिमूव कर देता है। और फाइब्रिन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका जो वो अदा करता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपको ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित जनरल बातें आपको बताई हैं कि ब्लड क्लॉटिंग अपन कहते किसे हैं, ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से फैक्टर, कितने फैक्टर काम में आते हैं, कौन कौन से आते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो कितने फैक्टर काम आते हैं ब्लड क्लॉटिंग में? तो ब्लड क्लॉटिंग में ये 13 फैक्टर्स जो है वो काम में आएंगे। वर्तमान परिक्षेप की बात करें तो वर्तमान में
12 फैक्टर को मान्यता दी गई है। एक फैक्टर नंबर 6 एसिलेरिक को हटा दिया गया है, तो कहा गया कि सर इसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। और इन फैक्टर के संश्लेषण की बात की जाए तो संश्लेषण में काम आने वाला जो तत्व है वो तत्व कौन सा है? पोटेशियम। कौन सा तत्व है? पोटेशियम। और अगर फैक्टर 8 की अगर कमी हो जाए हीमोफिलिक फैक्टर, तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है। और हीमोफीलिया रोग में ब्लड की क्लॉटिंग में काफी अधिक समय जो है वो लगता है। जनरल क्लॉटिंग में 2 से लेकर 5 मिनट तक का समय जो है वो लगता है। और अगर चोट नहीं लगी फिर भी रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जम गया है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, तो उसको थ्रोम्बस कहा जाता है। थ्रोम्बस। और रक्त वाहिनियों में थ्रोम्बस के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। और यदि रक्त वाहिनियों में यह थ्रोम्बस गतिशील है तो उसको एम्बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्बोलस कहा जाता है। तो ये कुछ जनरल बात अपन ने ब्लड क्लॉटिंग की है। इसके बाद में अपन बात करेंगे ये जो 13 जो फैक्टर है, तो 13 फैक्टर का सभी के 13 फैक्टर की अपन स्टडी करेंगे। इनका नाम, इनकी किस प्रकार की प्रकृति है, क्या क्या ये काम करते हैं ना, ब्लड क्लॉटिंग में किस प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। और उसके बाद में अपन बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म की। पहले 13 फैक्टर की बात करेंगे और उसके बाद में अपन ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में ओके।